हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश जो पात्रता परीक्षा लिया गया है एमपी सेट, उसका एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का विषय क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान वाले पार्ट को कवर करेंगे और जो भी प्रश्न एमपी सेट में राजनीतिक विज्ञान विषय से पूछे गए हैं उनका साथ में हल करेंगे और साथ ही कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि दूसरे एग्जाम में भी काम आ जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वह एमपी सेट के अलावा कहीं दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इस दृष्टिकोण से भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे थोड़ा पेशेंस रख के बैठें और सारे पेपर के जो भी पेपर है उसका सारा सही उत्तर हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान विषय एमपी सेट के पेपर को हल कर रहे हैं जो कि 1 मार्च 2026 को एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2026 को, हाल ही में कुछ दिन पहले। तो बिना विलंब किए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो रहा यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रश्न है ऊपर नीचे है, तो सेट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर या नीचे है, तो आप एक बार अपने हिसाब से जब अपना पेपर मिलाएंगे तो एक बार देख लेंगे। हालांकि मेरा यह मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, तो प्रश्न का ऊपर होना या नीचे होना बहुत मायने नहीं रखता। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है 104वां नंबर का। इसमें है कि भारत की जो परमाणु नीति 1995 से 1998 के लिए कौन सा विकल्प सही है। जो भारत की परमाणु नीति 1995 से 98 3 सालों के लिए लाया गया था, तो उसका मेन मकसद क्या था? तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है कि एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर किया। एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर किया, आगे जानेंगे कि कौन सा इसका सबसे सही उत्तर है। दूसरा ऑप्शन है कि एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया लेकिन सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि न ही भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर किया, न ही भारत ने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किया। भारत ने सिर्फ हस्ताक्षर किया है तो पीटीबीटी पे किया, यानी पार्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी करके होता है पीटीबीटी, उस पर भारत साइन किया है। तो दो ऑप्शन देखा गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। चौथा ऑप्शन एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर किया। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि भारत ने ना ही एनपीटी और ना ही सीटीबीटी दोनों में से किसी पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने सिर्फ पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी करके होता है, उस पर भारत ने साइन किया है। तो 104 का ऑप्शन सी सही होगा कि ना ही एनपीटीपी और ना ही सीटीबीटी दोनों में से किसी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है। 105 नंबर का है कि इंडिया द इमर्जिंग जाइंट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो चार ऑप्शन है। तन्वी मदान नहीं होंगी। टी सुब्रमण्यम ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरविंद पनगड़िया की पुस्तक है। इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट पुस्तक या जाइंट पुस्तक किसकी है? कि अरविंद पनगड़िया की पुस्तक है और हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा में भी पूछी गई थी। तो अरविंद पनगड़िया की पुस्तक है इंडिया द इमर्जिंग जाइंट। अगला 106 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच। 106 नंबर का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन का सदस्य नहीं है? जैसा कि आपको पता होगा कि बिम्स्टेक जो है 1997 में बना था, 1997 में बिम्स्टेक बना था। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था और इसके कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य बांग्लादेश भी है, तो बांग्लादेश सही होगा। थाईलैंड भी इसका सदस्य है, श्रीलंका भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो बिम्स्टेक का गठन किया गया था, कहीं ना कहीं ब्रिक्स की जो आपका सार्क संगठन जिसका गठन 1985 में हुआ था, उसको पास करने के लिए किया गया था। चूंकि सार्क में पाकिस्तान भी था और पाकिस्तान की वजह से बहुत सारी जो हमारे विकासात्मक कार्य थे अलग अलग देशों के बीच कहीं ना कहीं बाधित होते थे। हमेशा अड़ंगा लगाए रहता था पाकिस्तान। इसी को बाईपास करने के लिए हम लोग बिम्स्टेक में आते हैं, जो कि जिसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया था, जिसका गठन 1997 में हुआ। अगला प्रश्न हमारे बीच है। अगला प्रश्न है कि
भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक बार यहाँ ध्यान रखिएगा कि सही नहीं है की बात पूछा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति में क्या सही नहीं है। तो पहला, गुटनिरपेक्षता का समर्थन, बिल्कुल हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया, ठीक है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नौ उपनिवेशवाद का विरोध किया, बिल्कुल इसके लिए बहुत फेमस थे और भारत के स्तर के अलावा विभिन्न देशों के लिए हमने समर्थन किया कि साम्राज्यवादी मुक्त हो, उपनिवेशवाद मुक्त हो, और साथ ही साथ नौ उपनिवेशवाद का भी विरोध इन्होंने किया। नस्लीय भेदभाव को भी इन्होंने, जो नस्लीय भेदभाव का विरोध है उसका भी भारत ने किया। तो क्या नहीं किया, तो भारतीय परमाणु जो शस्त्रीकरण का समर्थन, भारत कभी भी भारतीय परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन नहीं करता है, भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। तो भारत का शस्त्रीकरण से कोई लेना देना नहीं है। भारत हमेशा शांति की स्थापना की बात करता है और परमाणु के निशस्त्रीकरण की बात करता है, न कि शस्त्रीकरण का। अगला प्रश्न है हमारा 112, निम्नलिखित में से कौन पंचशील में वर्णित नहीं है। पंचशील समझौता आप समझ रहे होंगे कि 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं है इस पे चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है कि एक दूसरे की भू क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना। मतलब बात हुई थी कि जो भारत और चीन के बीच है, अपने साथ साथ हम दोनों देशों की क्षेत्रीय अखंडता और उनकी प्रभुसत्ता और परस्परता का सम्मान करेंगे, पारस्परिकता का सम्मान करेंगे। पहला ऑप्शन पंचशील का पाठ है। दूसरा, अनाक्रमण करेंगे कि एक दूसरे पे हम लोग युद्ध के लिए आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा भी वहां का पाठ है। तीसरा, परमाणु शस्त्रों की समाप्ति, ऐसा कोई बात उस समय नहीं हुआ था, तो इसका सही उत्तर परमाणु शस्त्रों की समाप्ति होगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। तो 3 ऑप्शन आपको पता चलेगा कि पंचशील में क्या क्या कहा गया था। तो पहला, एक दूसरे की भूमि या क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, अनाक्रमण करेंगे, एक दूसरे के परमाणु मामलों में घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और परमाणु निशस्त्रीकरण का ऐसा कोई बात कहा नहीं गया था। अगला प्रश्न 103 है हमारे बीच। 103 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसमें कौन नहीं थे, एक सेकंड, चौथा ऑप्शन छूट गया है तो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। कौन इसमें नहीं थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें जोसेफ टीटो थे, नासिर मिस्र के नासिर थे, जबकि फिदेल कास्त्रो नहीं थे। फिदेल कास्त्रो कौन है, तो 1962 में जो क्यूबा क्रांति हुई थी, वो क्यूबा के उस समय शासक थे फिदेल कास्त्रो, और यह साम्यवादी विचार से ग्रसित थे और इनका रूस के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। तो क्यूबा क्रांति के समय जो क्यूबा के महामहिम कह सकते हैं, क्यूबा का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होता है, फिदेल कास्त्रो ही थे 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि मार्टिन कैप्लान की बात करेंगे। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको मैनेज करिएगा क्योंकि हमको ऐसा ही मिल पाया। मार्टिन ए कैप्लान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के कितने प्रतिमानों का विचार प्रस्तुत किया, यानी अंतरराष्ट्रीय के अध्ययन के लिए कितने प्रतिमान की बात मार्टिन कैप्लान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3। अब 3 कौन कौन है, तो पहला तो यथार्थवादी है, जो कि इटली से रिलेटेड है, और जहां हम मैकियावेली की बात करते हैं। तो यथार्थवाद है पहला, दूसरा बुद्धिवाद और तीसरा क्रांतिवाद है। तो 3 प्रतिमान कौन कौन सा है, यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। टोटल 3 प्रतिमान की बात करते हैं मार्टिन कैप्लान। अगला प्रश्न है जो कि एक पुस्तक से संबंधित है, जो कि नौ यथार्थवाद से संबंधित है। नौ यथार्थवाद पर 1979 में प्रकाशित मनुष्य, राज्य और युद्ध, क्या क्या नाम है इसका, मैन द स्टेट इन वॉर, जो कि नौ यथार्थवाद से संबंधित है, 1979 में आया है। किसके द्वारा लिखा गया, तो केनेथ वोल्ट। इसका सही उत्तर होगा केनेथ वोल्ट एक नौ यथार्थवादी विचारक हैं और इनके द्वारा यह बुक मैन द स्टेट इन वॉर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच G20 से संबंधित। अब यहाँ उठ रहा है प्रश्न कि G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो G20 का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये मार्टिन कैप्लान थे। मार्टिन कैप्लान G20 के पहले अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा, कोई भी 1 लाइनर एग्जाम में पूछ सकता है या फिर यूजीसी नेट या फिर कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मार्टिन कैप्लान आपके G20 के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आसियान से संबंधित है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान कब बना था, 1967 में। और आसियान का मुख्यालय कहाँ था, जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है।
तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय था। और इसके सदस्य देश म्यांमार भी हैं और हनोई, बैंकॉक सारे हैं इसके सदस्य के रूप में। ठीक है, तो आसियान में टोटल अभी वर्तमान में 11 मेंबर हैं, पहले 10 थे, अभी 11 मेंबर हैं और इसकी मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न हमारे बीच रहा, एक बार थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी के विचारों का उनके प्रेरणार्थ से मिलान कीजिए। मतलब गांधी का जो विचार है वो किसके किसके द्वारा लिया गया है उस पर चर्चा करेंगे, और कौन सा विचार किस व्यक्ति से लिया गया है इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका सत्याग्रह का विचार किससे लेते हैं, तो सत्याग्रह का विचार इनका लेते हैं, तो सत्याग्रह का विचार किससे लेते हैं, तो सत्याग्रह लेते हैं सरमन ऑन द माउंट से। दूसरा, तो इसमें एक का 2 यहाँ पे टिक लगा हुआ भी है। सविनय अवज्ञा की बात कौन करता है, तो थोरो से संबंधित है सविनय अवज्ञा। और शारीरिक परिश्रम की बात कब करते हैं, तो अनटू द लास्ट करके जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लिस्ट, जो कि परिश्रमिक की बात करते हैं, शारीरिक परिश्रम की बात करते हैं, जिसमें उनका कहना है कि वकील या फिर कोई वकील या कोई बड़ा पदाधिकारी के साथ साथ एक सबसे निम्न दर्जा का भी पदाधिकारी का काम उतना ही वैल्यू है जितने एक बड़े पदाधिकारी का है। ठीक है, तो शारीरिक परिश्रम की बात अनटू द लास्ट में करते हैं। और अपरिग्रह की बात कहाँ करते हैं, तो यह उपनिषद से लिया गया अपरिग्रह की बात, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभिनव भारत नामक राजनीतिक समूह का गठन किसने किया। अब जैसा कि आप लोग पता होगा कि अभिनव भारत की बात कौन करते हैं, तो यह बी डी सावरकर के द्वारा की जाती है। हिंदुत्व की बात करते हैं, एक रेस एक कल्चर की बात करते हैं, और बाकी जो 3 ऑप्शन और है उसके अरबिंदो जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक स्वराज की बात करते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दीनदयाल उपाध्याय आपका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, और अरबिंदो का क्या है, अभिन्न योग करके उनका एक सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर अभिनव भारत का क्या होगा, बी डी सावरकर इसके सही उत्तर होंगे। अब अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि पूना में गठित किया गया था, तो इसके अध्यक्ष, इसकी स्थापना में मुख्यतः बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि इनका मकसद था कि हमारा स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आता है। बाल गंगाधर तिलक बी डी सावरकर को पढ़ चुके हैं, बी आर अम्बेडकर हमारे समाज सुधारक हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर कॉस्मोपोलिटनिज्म की बात करते हैं, यानी वैश्वीकरण या विश्व नागरिकता सारा विश्व एक है का सिद्धांत देते हैं। आगे बढ़िए, अगला हमारा प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था, जो उसे अकेले ही राष्ट्रीय स्थिति में अंतर देखने में सक्षम बनाता है। कह रहा है कि मार्क्स के पास क्या था, तो कहीं ना कहीं बात से पता चल रहा है कि यह मार्क्स की आलोचना की जा रही है। तो निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था, जो उसे अकेले ही राष्ट्रीय स्थिति में रहने की स्वतंत्रता दे रहा था। तो इसका सबसे ऐसे तो इसका उत्तर आइसिया बर्लिन भी होता है, कि जो राष्ट्रवाद के बेसिस पे आइसिया बर्लिन भी इसकी आलोचना मार्क्स करती है, मार्क्स की आलोचना आइसिया बर्लिन भी करती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग राम मनोहर लोहिया सबसे सटीक उत्तर होंगे, कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया है। साथ ही एम एन रॉय भी पहले मार्क्सवादी विचारक थे, लेकिन बाद में वे भी मार्क्स का विरोध करते हैं। लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया, इसके सबसे सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पेरियार या ईवी रामास्वामी की बात करेंगे। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब पेरियार के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं का बात कर रहा है, तो इसकी चर्चा करेंगे। द्रविड़ कजगम का गठन किया बिल्कुल 1944 में, 1944 में द्रविड़ कजगम की बात करते हैं। जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने, आत्मसम्मान आंदोलन बिल्कुल बने थे जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में इनके द्वारा लाया जाता है, और जो स्वराज पार्टी का गठन इनके द्वारा नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर स्वराज पार्टी का गठन पेरियार के द्वारा नहीं किया गया था। देखिए अभी के समय में अगर पेरियार से क्वेश्चन नहीं आता, नेट का एग्जाम हो, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट सेट का एग्जाम हो, उस कंडीशन में अगर एक न एक प्रश्न तो पेरियार, बी आर अम्बेडकर इनसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ कजगम
1944 में बनाते हैं और जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। साथ ही साथ आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में लाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी की स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि इस प्रश्न को हमने हल कर चुका है, इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेरियार वाला भी हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्लेटो से प्रश्न। प्लेटो से प्रश्न क्या है कि प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। जो प्लेटो का हम लोग विचार पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं वह दार्शनिक राजा की बात करता है, जो कि एक बहुत बड़े 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक, यानी 15 साल का जो कार्यकाल है उनको दार्शनिक राजा के रूप में या दार्शनिक पढ़ाई के लिए दी जाती है। तो इसके बाद वो 50 साल की उम्र में दार्शनिक राजा बनते हैं। तो दार्शनिक राजा क्या करेगा, वही हमारे राज्य का शासक होगा। तो शासन करने का अधिकारी किसको माने वो, तो दार्शनिक राजा को, दार्शनिक राजा के द्वारा शासन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में से कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है। अब कन्फ्यूशियस के विषय में क्या सही नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। तो कन्फ्यूशियस का जहां तक हम लोग विचार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नैतिकता से संबंधित है और नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे का विचार या ऑप्शन देखते हैं। तो कन्फ्यूशियस के अनुसार क्या सही नहीं है, तो उसने राजा तथा प्रजा दोनों के लिए सदाचार का बल दिया। सदाचारी या फिर नैतिकता की बात करते हैं कि राजा और प्रजा दोनों के बीच नैतिकता होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति नैतिकता के बिना नहीं रह सकता। दूसरा ऑप्शन है कि उसने समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया। आगे देखते हैं तो फिर ऑप्शन मिल जाएगा हमें। उसने शिक्षा पर अभिजात वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दी। बिल्कुल, उनका मानना था कि शिक्षित या शिक्षा सभी व्यक्ति के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास वर्ग के लिए होना चाहिए। इसके बाद उसने परिवार और राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया। परिवार और राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया, पूरा राज्य अपना परिवार है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि क्या सही नहीं है, तो उसने समतावाद व्यवस्था का समर्थन किया। यानी जो आपके कन्फ्यूशियस है उन्होंने समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका बी उत्तर होगा। अगला ऑप्शन 63 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिरचना का हिस्सा नहीं है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात मार्क्स करते हैं और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर है, बेस के अलावा स्ट्रक्चर में क्या नहीं है, यानी अधिरचना में क्या नहीं है। तो उसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि कानून और राजनीति है, धर्म है, नैतिकता भी है, लेकिन श्रमिक शक्ति या श्रम शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अधिरचना में श्रम शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न हमारे बीच है 55 नंबर का। 55 नंबर का प्रश्न है कि अल्पतंत्र के लोह कानून का प्रतिपादन किसने किया। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया, तो यह प्लेटो का क्या है कि कुलीनों का संचरण का सिद्धांत है। सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड का सिद्धांत है। मोस्का का भी उसी संबंधित है। शुम्पीटर का भी एलिस्ट विचारक है, अभिजातवादी विचारक है। लेकिन इसका सही उत्तर जो कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र के लोह सिद्धांत की बात किसने की है, तो मिशेल करते हैं कि अल्पतंत्र के लोह कानून। इनका कहना था कि कोई भी संगठन में हमको लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन नहीं, बड़ा से बड़ा संगठन में भी अल्पतंत्र यानी कुछ लोगों का शासन होता है और हमें भ्रम रहता है कि यहाँ हम शासन कर रहे हैं। यह लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमको लगता क्या है कि शासन का हकदार एक सबसे नीचे तबका का व्यक्ति है। नहीं, शासन कौन कर रहा है, तो सत्ता में बैठे कुछ लोग शासन कर रहे हैं। तो इनका था। अगला हमारे बीच प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शक्ति की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासन के प्रति दायित्व के रूप में देखता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ दायित्व की बात करते हैं कि शासक भी प्रजा के प्रति दायित्व होगा या फिर लोगों के प्रति दायित्व होगा। ये बात सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है जो कि उदारवाद का जनक है, और यह बात सिर्फ लॉक करते हैं। हॉब्स का कहना है कि कोई दायित्व नहीं है राजा का, आप उसको अपना भलाई के लिए चुने हैं तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। आप अपने लेवियाथन के प्रति, आप अपने शासक के प्रति कभी विद्रोह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, फिल्मर पेट्रियार्की की बात करते हैं। बेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि दायित्व की बात जहां आ जाएगी कि राजा भी या सत्ता के पास भी दायित्व है लोगों के लिए, तो लॉक की बात करेंगे, आंख बंद करके लॉक ऑप्शन लगा देंगे।
अगला प्रश्न है हमारे बीच ए रहा। थोड़ा हो सकता है कि देखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदारवाद की विशेषता नहीं है? अनुदारवाद कहने का तात्पर्य है कि रूढ़िवाद। अनुदारवाद का मतलब क्या है यहाँ? रूढ़िवाद। कि रूढ़िवाद की विशेषता नहीं है। तो रूढ़िवाद क्या क्या, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि रूढ़िवाद क्या क्या बात करता है। तो रूढ़िवाद क्या करता है? स्थापित प्रथा एवं परंपराओं का सम्मान करता है, कि पहले से जो परंपरा रीति रिवाज बना हुआ है उसका सम्मान करता है, पहले से जो व्यवस्था बना हुआ है उसका समर्थन करता है, कोई भी नई व्यवस्था का प्रयोग से डरता है रूढ़िवाद। दूसरा, व्यवहारिकता में आस्था रखता है। वह बहुत आदर्श की बात नहीं करता है कि व्यवहारिक रूप में क्या पॉसिबल है, क्या होना चाहिए, इस पे बात करता है। हमारे पास क्या है उस पे बात करता है, और बहुत आदर्श की बात नहीं करता है। दूसरा, मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास करता है। और अंतिम, समाज को स्वयं समष्टि के रूप में देखता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास नहीं करता है, और यह अपने रीति रिवाज को बनाए रखना चाहता है, जो व्यवहारिक है उसको बनाए रखना चाहता है, और समाज को सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊपर रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि क्या नहीं है अनुदारवाद या रूढ़िवाद का पाठ? तो ये मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास। अगला प्रश्न हमारा है 74। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि प्रश्नों की जो संख्या ऊपर नीचे है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी मैंने बाल गंगाधर तिलक की बात की, जिनके द्वारा बहुत प्यारा कोटेशन या कथन कहा गया था कि व्यक्ति का जो स्वराज है जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। स्वामी विवेकानंद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, यूजीसी नेट के लिए भी आते हैं, और यहाँ सारे विचारक जो हैं यूजीसी नेट से संबंधित हैं। लेकिन जो स्वराज की बात करते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वे बाल गंगाधर तिलक करते हैं। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। क्या है कि राजा को, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर नीचे, राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाने के लिए बनाया है। अब यहाँ राजा को अपनी छवि के रूप में, राजा को क्या अपनी छवि के रूप में भेजा गया है ताकि समाज की व्यवस्था बनाई रखी जा सके। यह कहाँ बात की गई है? तो यह मनु के द्वारा बात की गई है, मनु स्मृति में, कि राजा कुछ भगवान के गुणों या भगवान के गुणों के साथ आता है शासन करने के लिए। तो राजा क्या है? जो यह बात कौन करते हैं? मनु स्मृति में मनु करते हैं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन सी मनु सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांक सिद्धांत का तत्व नहीं है? आपको पता होगा कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत की बात की, जिसमें स्वामी, जनपद, आमत्य, इसके बाद दुर्ग की बात करते हैं, साथ ही साथ सेना वगैरह की बात करते हैं, लेकिन अरि की बात नहीं करते हैं। अरि का उनका क्या बोलते हैं, उनका एक अरि का सर्किल आता है, उसमें वे अरि की बात करते हैं कि अरि मित्र परिहार, इस टाइप का बात किया जाता है। तो यहाँ जो सप्तांग थ्योरी में उनका अरि का कोई शब्द आया नहीं है दुश्मन टाइप का। तो उसमें कौन कौन स्वामी आते हैं? 7 टोटल इसमें है, स्वामी, जनपद, आमत्य, दुर्ग के बाद आपका मित्र आ जाता है, लेकिन अरि इसमें नहीं आता है। इसमें 2 प्रकार के मित्र की बात करते हैं, एक तो कृत्रिम मित्र है कि जरूरत के हिसाब से बना लिया, और एक शुरू से वंशानुगत जिसके बाप दादा से ही दोस्ती हमारी रही है। अगला प्रश्न है हमारे बीच पंडिता रमाबाई से। अब कोई भी ऐसा पेपर बने जो यूजीसी नेट या फिर राजनीतिक विज्ञान का हो और रमाबाई से प्रश्न नहीं आए तो बहुत सोचने वाली बात है। तो रमाबाई से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पंडिता रमाबाई की कौन सी पुस्तक है वो पूछ रहा है कि पंडिता रमाबाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन करके उनका एक पुस्तक है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन करके पुस्तक इसलिए लिखी, या हाई कास्ट की हिंदू या महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति जो है निस्संदेह बहुत खराब है, सारी महिलाओं की स्थिति खराब है, लेकिन खास तौर पर जो हाई क्लास की महिलाएं हैं, जो कि ऊंची अपर कास्ट में आते हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा इसलिए खराब है क्योंकि उन्हें अपने इज्जत या अपने घर की प्रतिष्ठा के चलते घर से निकलने के का मौका नहीं मिलता, रोजगार करने का मौका नहीं मिलता, शिक्षा का मौका नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में उनका ज़्यादा स्थिति खराब है। और निचली तबके की महिलाओं का क्या है कि कम से कम काम करने के लिए बाहर निकल गए, और यहाँ इज्जत इतना खाया जा रहा है कि लोग घर से बाहर तक काम करने के लिए निकल नहीं रहा है। तो इसलिए द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की बात करते हैं रमाबाई। अगला है
सोसाइटी एंड स्टेट, सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध जिसमें समाज को भारतीय सभ्यता, राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़कर देखा गया है। किसने लिखा है? तो सोसाइटी एंड स्टेट नाम की जो निबंध है वह क्या करता है कि जिसमें समाज को भारतीय सभ्यता और राज्य को ब्रिटिश के साथ जोड़ के देखता है। कहीं ना भारतीय समाज और ब्रिटिश के साथ जोड़ के देखने का काम कौन करते हैं? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का काम है। रविंद्रनाथ टैगोर किसी भी देश की राष्ट्रवाद का खिलाफ या राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि पूरा विश्व हम भाई हैं और सभी को एक मानवता के रूप में रहना चाहिए। तो यहाँ आप इस चीज से रिलेट करके आप देख सकते हैं कि वह भारतीय और साथ साथ ब्रिटिश को रिलेट करके या उनकी सभ्यताओं को एक साथ जोड़ के पढ़ना बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच रहा, एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्था और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अभिज्ञानता का पर्दा अनभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया? अब देखिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ की पॉइंट को पकड़ना है। अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको समझ में नहीं आया और कोई एक की पॉइंट आपने पकड़ लिया तो निसंदेह आपका क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता की पर्दे की बात कौन करते हैं? तो यह जॉन रॉल्स के द्वारा बात की जाती है। जॉन रॉल्स अज्ञानता की पर्दे की बात करते हैं और उसके माध्यम से न्याय का सिद्धांत बनाते हैं। अब देखिए, जेरेमी बेंथम क्या यूटिलिटेरियन उपयोगितावादी विचारक हैं। जेस मिल उसी उपयोगितावादी को आगे बढ़ाते हैं। रॉबर्ट नॉजिक क्या है? एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नाम की इनकी पुस्तक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? जो हमारा अधिकारों का कानूनी दृष्टिकोण है, यहाँ प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर जिसे राज्य प्रदत्त अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है वे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे और उस हिसाब से उसका उत्तर देंगे। तो क्या नहीं होगा? तो इसमें अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र है। पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा कि जब राज्य की बात कर रहे हैं, जब समाज की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप समाज से स्वतंत्र या राज्य से स्वतंत्र अधिकार की कल्पना कैसे कर सकते हैं? दूसरा, अधिकार राज्य से पूर्व का अथवा उससे उच्च नहीं है। बिल्कुल, अगर कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकार राज्य के अंदर से ही आता है, न कि राज्य से पहले की चीज है। सी ऑप्शन देखते हैं, जब भी कानून की विषय वस्तु बदलती है तो अधिकारों का भी सार बदल जाता है। जैसे ही जैसे कानून चेंज होगा उस हिसाब से अधिकार का भी मायने चेंज हो जाता है। डी ऑप्शन, राज्य कानून के माध्यम से अधिकारों के उपयोग को प्रवर्तित करता है। बिल्कुल, कानून के माध्यम से अधिकार होता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है कि ऑप्शन ए इसका सही है कि कानूनी अधिकार के साथ ही संगत नहीं है कि अधिकार संगठित समाज से मुक्त है या राज्य से मुक्त है, ऐसा कोई बात कानूनी अधिकार के प्रवक्ता नहीं कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई है? मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट पहली महिलावादी विचारक हैं और साथ ही साथ ब्रिटिश महिलावादी विचारक हैं और इनके द्वारा द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन करके बुक लिखा जाता है। द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन करके बुक लिखा जाता है, जो कि आपका मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट का कौन सा बुक है? द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। अब अगला बुक भी हम लोग देखते हैं, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसकी पुस्तक है? तो जेस मिल की पुस्तक है। जेस मिल की पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। दूसरा, द सेकेंड सेक्स द फेमिनिस्ट क्यू किसकी है? बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन की पुस्तक है। साथ ही जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, कैट मिलेट का है, कैट मिलेट की बुक है। ठीक है, द सेकेंड सेक्स। आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को भी ऑप्शन के साथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी। अगला 65 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक माना जाता है? पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूं कि लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने की बात लॉक करते हैं, तो उदारवाद का जनक लॉक है। इसमें कुछ प्रश्न तो बहुत आसान दिए हुए हैं, जिसको आंख बंद करके भी अगर कोई राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी है तो सही कर देगा। आगे, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? ईश्वरीय इच्छा की बात जॉन लॉक नहीं करते हैं, उपयोगितावाद का विरोध करते हैं, योग्यता
के साथ साथ उनका कहना है कि योग्यता के साथ साथ निचले तबके के लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। तो उस कंडीशन में सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं। जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वे सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि 1992 की मॉस्ट्रिक्ट संधि निम्नलिखित में से किस संगठन की आधार संधि है। जो मॉस्ट्रिक्ट संधि 1992 यानी 1992 में हुआ था, उससे कौन सा संगठन बन के हमारे बीच आया था? तो यूरोपीय यूनियन आया था, जो कि 1993 में यूरोपीय यूनियन आया था। ठीक है, यूरोपीय यूनियन 1993 में आया था। दूसरा, अफ्रीका संघ 2002 में बनता है, अभी 2002 में आता है अफ्रीका संघ। भारत यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या होगा? मॉस्ट्रिक्ट संधि 1992 तो यूरोपीय संघ बना था। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से अफ्रीका एशिया देशों में कितने सदस्य आते हैं? जो अस्थायी सदस्य 10 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें से अफ्रीका और एशिया से कितने सदस्य आते हैं? तो टोटल 5 सदस्य आते हैं। तो अफ्रीका और एशिया से टोटल 5 सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आईसीजे, उसके जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 3 साल में 1/3 लोग न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। यानी 9 साल के लिए चुने जाते हैं 15 न्यायाधीश और हर 3 साल में 5 न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है कि 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल तो 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। तो अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए, और हर 3 साल में इनको 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से किसको एजेंडा 21 यानी ग्रीन पाथ्स टू द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 या फिर ग्रीन पाथ्स टू द फ्यूचर के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो घोषणा पत्र, जो कि रियो डे जनेरो में हुआ था 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे 1997 में हुआ था। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और वियना प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो मार्क्स के अनुसार पहला युग कौन सा है? कि आदिम साम्यवाद थी, जहाँ पे ना कोई निजी संपत्ति था ना कोई सत्ता थी, तो वहाँ पे आदिम स्थिति में लोग रहते थे। आदिम साम्यवाद के बाद क्या आता है? दास्ता आती है। दास्ता के बाद क्या आती है? सामंतवाद आती है और अंतिम में यह फिर साम्यवाद की ओर अग्रसरित होती है। तो उस कंडीशन में पहला मार्क्स का जो प्रथम युग कौन था मानव इतिहास का? तो आदिम साम्यवाद की बात करते हैं कि आदिम साम्यवाद था। अगला प्रश्न है 59 यानी 59, बहुसांस्कृतिकवाद के आधारभूत मांग क्या है? जो बहुसांस्कृतिकवाद यानी मल्टी कल्चर की बात करते हैं हम, जब विल किमलिका को याद करिए, भिक्खू पारेख को याद करिए, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा क्या डिमांड की जाती है? क्या समान सामाजिक अधिकार की बात की जाती है? बिल्कुल नहीं, समान सामाजिक अधिकार की बात नहीं की जाती है। एकल समान राष्ट्रीय सांस्कृतिक, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वे स्वार्थी हो जाते हैं। आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं, जबकि क्या बात करते हैं? विभेदित नागरिकता यानी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं कि जो सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें कुछ विशेष छूट दिया जाए, जैसे कि अपनी स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए, कुछ रिजर्व सीट कर दिया जाए। तो विभेदित नागरिकता की बात करते हैं मल्टीकल्चर सिटीजनशिप में। आगे आ जाइए, जो विखंडनवाद से संबंधित है, जो कि उत्तर आधुनिकतावादी जैक्स डेरिडा से संबंधित है। विखंडन दार्शनिक तथा साहित्य भाषा के आलोचनात्मक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेख से उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा क्या कहते हैं? यह उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं और इनके द्वारा कहा जाता है कि किसी भी शब्द का द्विभाषी परिभाषा नहीं होना चाहिए। जैसे स्त्री पुरुष की बात करते हैं तो क्या सिर्फ स्त्री पुरुष होगा या फिर तीसरा कोई जेंडर हो सकता है? जैसे ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो इसी ढंग का कोई भी शब्द का काला गोरा, तो काला गोरा के अलावा हम लोग गेहुआ भी जानते हैं कि हर लाइट ब्लैक, लाइट वाइट, इस ढंग का भी बना सकते हैं। तो सिर्फ शब्द का दो ही अर्थ नहीं होता, उससे आगे बढ़ के भी होता है। साथ ही साथ डेविड स्टर्न को देखते हैं तो डेविड स्टर्न बेसिकली ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स की बात डेविड स्टर्न करते हैं। ठीक है, अगला है विल किमली का, वही आपका जिनकी बात अभी हम लोग किए थे, मल्टी कल्चर की बात करते हैं यार।
मल्टीकल्चर की बात करते हैं, विल्किम लिखा। अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आलमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण नहीं है। अब राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, सॉरी यहाँ कौन सा नहीं है की जगह कौन सा है की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आलमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है। तो ये क्या है, यह संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं आलमंड और पावल। ठीक है, इसमें सहभागी की बात करते हैं, सब्जेक्टिव कल्चर की बात करते हैं, जैसे इंडिया को इनके द्वारा इंडिया को एलिट मास कल्चर के रूप में जाना जाता है, इनके द्वारा सब्जेक्टिव कल्चर है, पार्टिसिपेटिव कल्चर है और संकीर्ण कल्चर है, तीन की बात करते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा इंडिया को एलिट मास कल्चर के रूप में जाना जाता है। आलमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण क्या है, तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, जहाँ पे लोगों को न तो राजनीति का समझ है, न ही राजनीति में पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, और न ही कोई मतलब रखते हैं कि हमको जानना चाहिए। पिनॉक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधान के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। पिनॉक और स्मिथ को याद करिए, जिनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। इनका बुक हमेशा पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए कि पिनॉक एवं स्मिथ की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 तत्वों का उल्लेख किया। तो 4 तत्व की बात करते हैं, जिसमें सबसे इनका उत्तर कौन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है कि संविधान अपरिहार्य संस्था के अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। तो संविधान किस रूप में काम करता है, तो संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में काम करता है। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, अगला प्रश्न है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन की बात किसने की है, तो यह बेसिकली कौन करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन की बात, तो डेनियल बिट्स। तो इसकी बात कौन करते हैं, डेनियल बिट्स करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर अगला प्रश्न है हमारे बीच कि अभिजन के संबंध में प्लेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। अभिजन से संबंधित प्लेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अभिजन वर्ग में संचलन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं कि एक अभिजात वर्ग आता है, दूसरा का आता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है, और साथ ही साथ लाइन और फॉक्स की संज्ञा देते हैं राजा के पास या शासक के पास 2 गुण होने चाहिए। लाइन शेर की तरह और फॉक्स यानी लोमड़ी, दोनों का गुण होना चाहिए। तो यह पेरेटो का एलिट मास अभिजन वर्ग के संचलन का सिद्धांत है, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आलमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है। राजनीतिक दलों की श्रेणी में जैसे कि पता होगा आपको कि आलमंड के द्वारा राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया और इसके अंदर क्या क्या आता है, तो यह प्रतिस्पर्धी 2 दल की बात करते हैं। यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक 2 दल की बात करते हैं, नहीं एकल दल की बात करते हैं, बहुदल या अढ़ाई दल ऐसा कुछ बात नहीं करते हैं। उनका क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक 2 दल, यानी 2 दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। अब आर्थर बेंटले से संबंधित एक प्रश्न है कि आर्थर बेंटले की किस पुस्तक में दबाव समूह का उल्लेख है। पहले तो इसके माध्यम से हमें यह भी पता चलेगा कि आर्थर बेंटले की कौन सी पुस्तक है। तो आर्थर बेंटले की कौन सी पुस्तक के माध्यम से हम दबाव समूह की जानकारी पाते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट करके आर्थर बेंटले की पुस्तक है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि आर्थर बेंटले ने इसमें दबाव समूह की बात की है। तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया। तो ऐसा एक ही विचारक है, आइसिया बर्लिन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इनकी 2 पुस्तकें हैं और इसमें इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। जे स्मिल क्या है, तो जे स्मिल बैंथम के शिष्य थे और इनके द्वारा प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात की गई। ठीक है, जेम्स मिल क्या है, तो जेम्स मिल के पिताजी हैं जेम्स मिल। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, 52 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य मानकर समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, मार्क्सवाद की समानता के जगह उसके विकल्प के रूप में पदानुक्रम को सही ठहराते हुए कौन बात करते हैं, तो यहाँ तो व्लादिमीर लेनिन बिल्कुल नहीं, ऐसा तो लेनिन बात नहीं करेंगे। मिखाइल बाकुनिन भी ऐसा नहीं करेंगे।
तो मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था कि कुछ लोग वास्तविक रूप में विशेष गुण से परिपूर्ण होते हैं तो उनके द्वारा नौकरशाही का काम किया जाना चाहिए। तो मैक्स वेबर पदानुक्रम को महत्वपूर्ण देते हैं। हायरार्की या पदानुक्रम की जहां भी आता है बात, वहां मैक्स वेबर को आंख बंद करके आप लोग टिक लगा सकते हैं। अब देखिए कौन सी पद्धति हैक पद्धति के नाम से जाना जाती है। जब हम निर्वाचन की अलग अलग व्यवस्था को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने देखा कि हैक पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है। बिल्कुल वैसा ही है। तो हैक पद्धति किसे कहा जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हैक पद्धति कहा जाता है। इसमें हैक के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसे हैक पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है? तो नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित कौन है? तो डी टैकविल, अलेक्सी डी टैकविल आते हैं, जो कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी की भी बात करते हैं। इनका प्रश्न जून 2024 में भी बन चुका है कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी की बात कौन करते हैं? तो डी टैकविल करते हैं, और साथ ही साथ इनका नागरिक समाज के विमर्श में भी विचार है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य है? सामाजिक आंदोलन से हम लोग क्या सीखते हैं? तो क्या सामाजिक आंदोलन का कार्य सत्ता प्राप्त करना है? बिल्कुल नहीं। क्या कानून बनाना है? बिल्कुल नहीं। चुनाव कराना? बिल्कुल नहीं। जबकि राष्ट्रवाद का विकास करना ही सामाजिक आंदोलन का मुख्य काम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? तो अभिजात तंत्र अरस्तु के अनुसार भ्रष्ट नहीं है, बल्कि निष्तंत्र, गुटतंत्र और लोकतंत्र, ये तीनों भ्रष्ट हैं। ये तीनों क्या हैं? भ्रष्ट हैं। लेकिन आपका जो अभिजात तंत्र यानी अभिजनों का शासन भ्रष्ट नहीं हो सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचार की विशेषता नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। जेम्स मिल की जो राजनीतिक विचार है उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं, प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं, अभी हमने आपको बताया। कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, चूंकि उनके द्वारा नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद के बीच की कड़ी का काम करते हैं। तो साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन करते हैं। स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार करते हैं, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन करके इनका पुस्तक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। बिल्कुल ये गलत होगा। ऑप्शन डी सही किया, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का विरोध नहीं करते। इन्हें स्वतंत्रता का पैगंबर कहा जाता है, जेम्स मिल को। तो क्या आपको लगता है कि यह स्वतंत्रता का विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं। साथ ही आत्म संबंधी और अन्य संबंधी कार्यों का भी बंटवारा करते हैं। हार्म प्रिंसिपल है इनका। आगे बढ़ते हैं। 69 ऑप्शन प्रश्न देखते हैं कि ग्रामसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता संस्थापक संरचनाओं में से एक नहीं है? अब कह रहा है कि ग्रामसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैधता संस्थापक संरचनाओं में से नहीं है? तो इसमें परिवार है, पाठशाला है और धार्मिक संस्था। परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्था में चर्च वगैरह है, लेकिन न्यायपालिका का जिक्र नहीं है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को प्रसिद्ध किया? तो यह रूसो का विचार है। लोकप्रिय संप्रभुता का रूसो का विचार है। लेवियाथन की बात कौन करते हैं? हॉब्स करते हैं। लॉक क्या करते हैं? उदारवाद के जनक है। हीगल क्या है? हीगल आपके राज्य को विशेष महत्व देते हैं। उनका कहना है कि राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है। तो संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता रूसो। थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन कंप्रोमाइज कीजिएगा। सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं है। मतलब राज्य को सर्वोपरि माना गया है कि राज्य से न ऊपर कुछ, न राज्य से कुछ बाहर है, सब कुछ राज्य में है। ये कौन बात करेंगे? मुसोलिनी जैसे व्यक्ति, हिटलर जैसे लोग बात करेंगे। लेकिन ये कोटेशन किसका है? मुसोलिनी को है। मुसोलिनी का कहना है, जो कि इटली के थे, इटली के शासक थे। मुसोलिनी का कहना था कि राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य से न ऊपर कुछ, न राज्य से बाहर कुछ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अध्ययन का कौन सा उपागम अनुभव और तर्क पर आधारित है? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो उपागम है उसमें कौन सा ऐसा उपागम है जो कि अनुभव और तर्क को महत्व देता है? तो आदर्शवादी नैतिकता की बात करते हैं, समन्वयवादी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और व्यवस्थावादी भी नहीं है। तो इसमें यथार्थवादी हैं, जो तर्क के आधार पर देखते हैं कि हमें कहाँ नुकसान और कहाँ फायदा हो रहा है, तो उस बेसिस पे वह अपना आगे की कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं यथार्थवादी अनुभव और तर्क दोनों का यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है हमारे बीच, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन शक्ति, राजनीतिक, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त एक सुधारी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ जहाँ नैतिकता की बात हो, जहाँ आदर्शवाद की बात हो, वहाँ सीधे आदर्शवाद हम लोग टिक करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन शक्ति, राजनीति, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त है? क्या है? मुक्त है। एक सुधरी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात कौन करेगा? तो आदर्शवादी करेंगे। ठीक है, 92 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, के आधार पर कितने केंद्र शासित बनाए गए थे, प्रदेश बनाए गए थे? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उसके बेसिस पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 6 थे और 14 राज्य थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मतदान का जो उम्र था 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको घटा के 18 कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 के जगह 18 कर दिया गया कि अब 18 की उम्र में लोग वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं। 128, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखी गई है? तो सबसे पहला पुस्तक ही रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति की बात कौन करते हैं? तो रजनी कोठारी। रजनी कोठारी क्या है? उनके द्वारा कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं या फिर एकल पार्टी व्यवस्था की बात करते हैं, कांग्रेस व्यवस्था की बात करते हैं रजनी कोठारी। तो इनका बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। जनरली नेट वगैरह के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि विकास प्रशासन की विशेषता क्या है। जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन की बात करते हैं, जैसे कि यूएल गोस्वामी आ गए और भी बहुत सारे विचारक हैं इसमें, तो उनके द्वारा क्या बात की जाती है? विकास प्रशासन का हम लोग क्या मतलब समझते हैं? तो यह क्या है? परिवर्तन उन्मुख है, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, विकासात्मक प्रवृत्ति का, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यकुशलता को महत्व देता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि इन चारों को लेके चलता है। अगला है कि 1963 में 1963 में अमेरिका लोक प्रशासन संस्था के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। 1963 में एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह, जिसका अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्था के द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक रिक्स थे, और फ्रेडरिक रिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। तो इसका उत्तर फ्रेडरिक रिक्स होगा। 1963 में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह अमेरिका लोक प्रशासन संस्था के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। संचार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपनी बातों को रखते हैं या साझा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा थियो हेमन इसका सही उत्तर होगा। थियो हेमन के द्वारा कहा गया था कि संचार के माध्यम से हम जो कोई विचार है एक दूसरे से साझा या शेयर करते हैं। 140 खत्म। आगे देखिए, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी यूनिसेफ या यूनेस्को का वाद किया जा रहा है कि रिपोर्ट सुशासन क्या है के अंतर्गत सुशासन की 8 विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया। निम्नलिखित में से क्या सुशासन की इन 8 विशेषताओं में उल्लेखित नहीं है? अब देखिए, यूनेस्को के द्वारा क्या कहा गया है? तो यहाँ एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यूनेस्को के द्वारा सुशासन का रिपोर्ट आता है, जिसमें बेसिकली 8 विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सहमति की बात करते हैं कि सहमति होना चाहिए। सहमति मूलक कोई भी काम सहमति पर आधारित होनी चाहिए। जन भागीदारी होनी चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए। अनुक्रियाशीलता होनी चाहिए। तो इसमें क्या नहीं होगा? नागरिक घोषणा पत्र ऑप्शन 2 और रणनीतिक दृष्टिकोण 2 और 5 नहीं होगा। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे कि 2, 5 किसमें नहीं है, तो 2 और 5 इसमें नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा कि 2 और 5 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मेन क्या दिया है? भागीदारी की बात करते हैं
कानून का शासन की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, अनुक्रियाशीलता की बात करते हैं, सहमति मूलकता की बात करते हैं, समता और समावेश की बात करते हैं, प्रभावशाली और दक्षता की बात करते हैं, साथ ही साथ जवाबदेही की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए। अब हम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा कि कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, अनुच्छेद 77। बहुत बार होता है कि हम लोग सब आर्टिकल को याद नहीं कर पाते हैं, सारे अनुच्छेद को नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन एक न एक अनुच्छेद ऐसा होगा 4 में या 5 में कि आपको समझ में आएगा, जो आपको पता होगा, तो उसी के आधार पे यहाँ भी हम लोग हल करेंगे। तो अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, अब देखते हैं कि सही में 77 सही है या गलत। दूसरा देखते हैं 368। 368 क्या है? संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति। हाँ, 368 के बारे में हमको पता है कि इसमें संविधान संशोधन करने की बात की जाती है। अनुच्छेद 51 राज्याधीन। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे, जिसमें राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों की अवसर की समानता की बात करते हैं। क्या इसमें नौकरी में समानता की बात की गई है 51 में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अहर्ता की। राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होंगी? तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन सी में क्या है, शांति और सुरक्षा की बात की गई है, न कि नौकरी में छूट की बात या नौकरी में लोगों को अवसर की समानता की बात की गई है। तो ऑप्शन यानी अनुच्छेद 51 गलत है यहाँ पे। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से विचारक हैं जो कि 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था, जिसके अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार की बात किए थे। तो इसमें एनी बेसेंट ऐसे विचारक हैं जो इनके द्वारा 7 मौलिक अधिकार की बात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में 1925 में किया गया था, तो एनी बेसेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि भारत में नागरिक चार्टर अधिकार पत्र तैयार करने का संकल्प नागरिकों के लिए अधिकार पत्र एवं जवाबदेही शासन के रूप में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? यहाँ 4 प्रधानमंत्री हैं, उनमें से नागरिक अधिकार और नागरिक चार्टर की बात कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी और किनके कार्यकाल में की गई थी, इसकी बात की गई है। तो इसका पीवी नरसिम्हा राव 1992, ऐसा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है, इंद्रजीत गुजराल भी नहीं होंगे। तो इसका सबसे सटीक एच.डी. देवगौड़ा होंगे, 1996 में बात की गई थी और 1997 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है कि ई प्रशासन को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना ई गवर्नेंस घोषित किया गया था। अब कह रहा है कि ई प्रशासन यानी ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन करने के संबंधित जो बढ़ावा दिया गया था, यानी ई प्रशासन को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना ई गवर्नेंस की बात कब की गई थी? तो 18 मई 2006 को बात की गई थी। एग्जैक्ट डेट पूछ दिया है, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ हो जाते हैं। एग्जैक्ट डेट कितना याद करेगा? ऐसे 10 डेट आ जाए तो आदमी का तो बंटाधार हो गया। तो कुछ स्तर पे पेपर बढ़िया भी है, कुछ स्तर पे घटिया भी है, कुल मिला के मॉडरेट हम लोग इसको कहेंगे ना, तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब, मॉडरेट था। 18 मई 2006। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 131 लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्टकॉब की बात कौन करते हैं? तो यह लुथर गुलिक और उर्विक द्वारा किया गया था। पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग की बात करते हैं। आपका पोस्टकॉब किससे संबंधित है? लुथर गुलिक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने की है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात वुड्रो विल्सन करते हैं। वुड्रो विल्सन की पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोबुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक कौन है? एक बार इधर देखते हैं। द पर्सपेक्टिव ऑफ मिनोबुक से संबंधित कौन है? तो नौ लोक प्रशासन की दिशाएं उन्मुख परिप्रेक्ष्य पुस्तक के कौन संपादक हैं? तो फ्रैंक मैरनी आते हैं, जो कि फर्स्ट मिनोबुक 1968 में हुआ था, उनसे टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके इनका बुक भी है, और उसमें इन्होंने पहला मिनोबुक सम्मेलन का जो कार्रवाई है उसकी छपाई भी फ्रैंक मैरनी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 119 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, यानी एससी आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो अनुच्छेद 338 के तहत एससी आयोग आता है, अनुच्छेद 338 का के तहत एसटी आयोग आता है, अनुच्छेद 338 बी या ख के तहत क्या आता है? तो ख के तहत ओबीसी आयोग आता है। तो यहाँ अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग की बात कर रहा है, तो एससी आयोग आता है 338 के तहत, अनुच्छेद 338, जिसका संविधान में बशर्ते बहुत विस्तार से
बात कही गई है। आगे, निम्नलिखित युग्मों अधिनियम वर्ष में सही युग्म का चयन करिए। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1962 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है और उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। अब यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे जन प्रतिनिधि अधिनियम की बात कर रहा है 1991, 1951 है, राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग अधिनियम 1990 है, तो यहाँ मानव अधिकार अधिनियम सही होगा। 1993 में मानव अधिकार अधिनियम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा संसद के 3 अंग हैं और निम्नलिखित में से सही 3 अंगों का चयन करिए। तो सबसे पहला देखते हैं, न्यायपालिका का जिक्र किया गया है? नहीं। कार्यपालिका है? विधायिका बिल्कुल नहीं है। तो हमारे विधि बनाने, विधि को लागू करने और विधि का परीक्षण करने वाली संस्था है, तो नहीं होगी। प्रधानमंत्री इसमें नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं आएंगे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होगा। ठीक है, तो इसका सबसे जो संसद का 3 अंग कौन कौन सा है? राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन कौन सा है उसका चयन करना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं कि न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता तथा संवैधानिकता पर पूर्ण विचार नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत है। प्रशासन या न्यायपालिका का काम है कि किसी भी विधि का जांच करना कि वह संवैधानिक है या संविधान के विरुद्ध है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन, न्यायपालिका द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश यानी रीट होते हैं। तो नहीं, 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। संविधान में केवल 5 समादेश श्रेष्ठ हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, 1 और 2 गलत, 3 सही है, ध्यान में रखिएगा। अनुदेश 23 न्यायालयों को समादेश जारी करने का अधिकार देता है। आगे देखते हैं कि सही है कि नहीं। अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य मामले को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि अब इसमें सही कथन का चयन कर रहा है ना, सही कथन का चयन करने। तो पहला और दूसरा को छाट देंगे 5 ऑप्शन में से। तो पहला और दूसरा को एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन 2, 3 और 5 सही हो जाएगा। हालांकि 2, 3 इसका 5वां ऑप्शन में थोड़ा हमको इसलिए डाउट है क्योंकि यहाँ अन्य की बात की गई है, यानी अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को समझने नहीं सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2, 3 और 5 सही होगा, ऑप्शन ए। बाकी 1 और 2 गलत होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से संबंधित सत्य कथन का चयन करिए। जो संविधान सभा था उससे संबंधित सत्य कथन कौन सा, इसका चयन हम करेंगे। तो सबसे पहले, स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा एवं राज्य परिषद। आगे देखते हैं कि वाकई में क्या सत्य सही है। दूसरा, संविधान सभा का गठन इन दोनों सदनों के स्थान पर किया गया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पहले तो सत्य कौन सा इसको देख रहे हैं। तो संवैधानिक बहस के कुल 11 सत्र हुए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन सी सही है कि 11 सत्र हुए थे। ठीक है, संवैधानिक बहस के सत्र 17 नवंबर, संवैधानिक बहस के सत्र 17 नवंबर 1947 से 24 दिसंबर 1949 तक चला। ये भी आगे देखेंगे जब सारे ऑप्शन पढ़ के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं। ये कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन 5 गलत है। अब देखिए 5 कहाँ कहाँ है। 5 सुई में भी है, 5 ए में भी है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका सबसे सटीक उत्तर अगर देखा जाए तो इसमें 3 को, ऑप्शन 3 को सही करना जरूरी है। अगर 5 सही हो जाता है तो पहला और तीसरा खत्म है। डी में 5 है नहीं तो डी इसमें है। दूसरा नंबर 3 ऑप्शन सही होगा कि 11 सत्र हुए थे, लेकिन चौथा ऑप्शन में 3 है ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा से संबंधित सत्य कथन, इसको हम लोग देख चुके हैं। 11 सत्र, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन है? चंपारण, बारदोली, सविनय अवज्ञा नहीं, किसान आंदोलन नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन भी किसान आंदोलन नहीं था। तो ऑप्शन 2 यानी चंपारण और बारदोली किसान आंदोलन था। चंपारण और 1 और 2 किसान आंदोलन सही होगा। इसका उत्तर 1 और 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब किस किस आधार पर हम लोग देखते हैं कि मतदाताओं को लुभाया जाता है। तो इसका क्या क्या आधार होता है
उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जाति, क्षेत्र या धर्म के आधार पर भी, विशेष धर्म के आधार पे लोगों को लुभाया जाता है। क्षेत्रीय राजनीति की जाती है और जाति के आधार पे भी लोग बट चुके हैं। दल के नेतृत्व की छवि भी, दल का कैसा रूप है, दल की क्या रेपुटेशन, दल का क्या इज्जत है, उस बेसिस पे भी लोग चुनाव देते हैं। मीडिया, धन एवं बाहुबल भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसका सारा ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त डी टोटल सही है, सारे सही होंगे। अगला प्रश्न है हमारे बीच, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन करिए। सही सुमेलित युग्म है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वैसे डी में हमको थोड़ा डाउट है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, हम इसको देख नहीं पाए, थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कैसे करिए? संसद तथा, एक सेकेंड, अब देखिए गलत कथन का चयन करना है हम लोग को, ठीक है। तो संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचन में निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि अगर जब हम संसद का चुनाव या फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव देखते हैं, तो जो उन लोग को एक आरक्षित टिकट देती है, जैसे बीजेपी को बीजेपी को कमल का फूल छाप, कांग्रेस को हाथ छाप, समाजवादी पार्टी को हाथी छाप, तो ये कहीं ना कहीं आरक्षित सीट दी जाती है। तो किस अधिनियम से दी जाती है? तो 1968। तो ऑप्शन ए तो सही है। अब आगे बी देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। बिल्कुल नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो यह चुनाव आयोग का निर्णय होता है, चुनाव आयोग। ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं, संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचन प्रबंधन का दायित्व भारत के निर्वाचन आयोग पे है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी गलत है कि उन्हें राजनीतिक या राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, न कि संसद। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947 से 2024 कह रहा है कि भारत की जो एक बुक के बारे में पूछी गई है, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 से 2004 पुस्तक कौन लिखते हैं? फ्रैंकिंसन आर फ्रैंकले। ऑप्शन सी सही होगा, फ्रैंकिंसन आर कैंसले लिखते हैं कि इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 टू 2004। अगला प्रश्न है हमारे बीच, 1991 से 1992 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? भुगतान संतुलन का संकट था, भारत की ऋण पात्रता निर्धारण, देखिए भुगतान संतुलन था, बीओपी उस समय था, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत का ऋण पात्रता निर्धारण निम्न था, बिल्कुल सही। सोवियत संघ का भी विघटन उसी समय हो गया था, और ब्याज भुगतान का सकल घरेलू उत्पाद 4% पर था, ये भी सही होगा। तो चारों ऑप्शन सही हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि चारों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करता है, जो कैग हैं उनसे संबंधित गलत कथन की पहचान करेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पद का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इनका जिक्र बशर्ते 148 अनुच्छेद में बहुत विस्तार से किया गया। तो कैग कोई सरकार के कार्यकारी आदेश से नहीं आता, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा, अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 151 संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और बाद में राष्ट्रपति उसी प्रतिवेदन को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो पहला 151 के तहत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 154 राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन संबंधी राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तो राज्य के संबंधित जो उनका प्रतिवेदन होता है उसको राज्यपाल को देते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन क्या इसमें दिया हुआ है? 1 और 4 गलत है। एक क्या गलत था? एक है कि 151 संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन, नहीं, एक है कि पद का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश से किया जाता है। तो एक तो गलत है ही। अब एक के साथ 4 गलत है या 5? तो 5 राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो गलत होगा नहीं। तो 154 अनुच्छेद जो है गलत है, जिसमें कि राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। 154 अनुच्छेद गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 4। 1 और 4 सही होगा, 1 और 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानिक शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया 93वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था।
एक बार फिर से पढ़ते हैं कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी और गैर अनुदानिक शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया था। तो 1993 संशोधन 93 संविधान संशोधन 2005 में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्राय सभी किसान आंदोलनों का नेतृत्व साधन संपन्न किसानों के हाथ में था, मतलब अमीर किसानों के हाथ में था। लॉयड एवं सुजान रुडोल्फ ने उन्हें क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा कि बैलगाड़ी पूंजीवाद यानी बुलकाट कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं। कि उस समय बैलगाड़ी पूंजीवाद की उस समय पूंजीवाद में जो किसानों का योगदान था बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में देखा गया। ठीक है, बैलगाड़ी पूंजीवाद के रूप में देखा गया कि किसानों का विशेष योगदान था। बुलकाट कैपिटलिज्म के रूप में जाना गया। 125वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से किसे नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधी मुद्दे से है, न कि राजनीतिक निर्माण से? अब कह रहा है कि जो नारी संबंधी आंदोलन है जिसका संबंध आजीविका संबंधी मुद्दे से है, न कि राजनीति से उसको मतलब नहीं है, आजीविका से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, इसका संबंध है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के थाने जिले में वसई विरार महिला आंदोलन, बिल्कुल सही। दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के थाने जिले में वसई और विरार दोनों ऑप्शन सही होंगे। 150। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि हार्थन प्रयोग किससे जुड़ा हुआ है? हार्थन प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें जो कि मानवीय संबंध सिद्धांत से संबंधित है। हार्थन प्रयोग मानवीय सिद्धांत से संबंधित है और इसे एल्टन मेयो द्वारा किया जाता है। ठीक है, एल्टन मेयो द्वारा हार्थन प्रयोग किया जाता है। तो यह मानवीय संबंध सिद्धांत है। अब आ जाइए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत एक्स तथा वाई किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का एक्स वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर से संबंधित है, जिसका एक्स का तात्पर्य है कि एक्स का मतलब है कि नेगेटिव, यानी ऐसा कर्मचारी जो नाकाम करना पसंद करता है, जिसको काम करने में कोई उम्मीद नहीं है, किसी चीज का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उसको बिना दबाव या बिना प्रेशर के हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसे लोग को एक्स कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे जिसको कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती काम करवाना एक्स कैटेगरी में होगा। लेकिन वाई कैटेगरी है, वाई का मतलब एस होता है। तो एस का कैटेगरी मतलब ऐसे लोग जो बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत अपनी अभिप्रेरणा या अपने मोटिवेशन के आधार पे काम कर रहे हैं, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें वाई कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक्स वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वह किसके द्वारा दिया गया? तो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया। एफडब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है, टेलर को। अब ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स वेबर तो इसको प्रचलित करते हैं। ठीक है, एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत, चेस्ट बर्नार्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं जिसमें थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है। लेकिन विसेंट डिगोनी जो है, विसेंट डिगोनी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी शब्द को देते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी शब्द विसेंट डिगोनी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसका बात करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन देते हैं कि यह अधिनियम वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल नहीं, यह अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था। 11 नहीं, 2013 में यह अधिनियम आया था। तो पहला था कि यह अधिनियम 2011 में आया था, नहीं, बिल्कुल यह अधिनियम 2013 में आया था। पहला ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। इसमें खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण को कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तन करना था, यानी जो खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण था उसको कल्याण आधारित से अधिकार आधारित में बदलना था। पहला ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, यह ग्रामीण क्षेत्र की 100% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्धता पर सब्सिडी प्रदान करता है। तो अब आपको बता दें कि ग्रामीणों को 75% सब्सिडी प्राप्त करता है या देता है, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में 50% देता है। तो ऑप्शन सी भी या तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ 75% होता तो यह सही ऑप्शन हो जाता। साथ ही यह शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को खाद्य उपलब्धता पर सब्सिडी प्रदान करता है, यानी शहर में 50% और गांव में 75%। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 गलत है। सही पूछ रहा है तो 2 और 4 सही होगा,
1 और 3 गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। पंचायती राज जो संस्था है जिसमें गलत कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले संविधान के भाग 9 पंचायत से संबंधित है। संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243 में, बिल्कुल सही। 73वां संविधान संशोधन 1994 में नहीं आया था, यह 92-93 में आया था। सॉरी, 92-93 इसको लिख देता हूं मैं, 92-93 में आया था। साथ ही साथ इसमें 243 जी 11 अनुसूची में, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा को कानूनी मान्यता दी गई, तो इसका सबसे गलत उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी गलत होगा इसका, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में असत्य कथन क्या है? जो मनरेगा है, जो कि 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ, उसका सबसे गलत कथन या असत्य कथन क्या है, उसको चयन करना है। तो यह अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया, लेकिन 2005 में प्रस्तावित था, 2006 में अस्तित्व में आता है। इसको आगे देखते हैं सही है कि नहीं। यह ग्रामीण एवं उप शहरी क्षेत्रों में लागू होगा, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है। इसमें कुछ ऐसा उप शहरी क्षेत्र की बात नहीं की गई है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, असत्य कथन देखना। यह ग्राम पंचायत परिप्रेक्ष्य में इस स्कीम के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का सामाजिक लेखा परीक्षण ग्राम सभा द्वारा अनुच्छेद 17 में, सॉरी, इसका जो आर्टिकल है उस 17 में दिया गया है। आकेंक्षण का जो सामाजिक आकेंक्षण, उसका आर्टिकल 17 में बात किया गया है, धारा 17 में बात किया गया है कि पंचायती राज परिप्रेक्ष्य में इस स्कीम के अंतर्गत संचालन कार्यक्रमों का सामाजिक लेखा परीक्षण आकेंक्षण 17 में किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा डी तो गलत हो जाएगा कि कथन असत्य है? तो इसका असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और सी सही है, डी का कोई मतलब है नहीं, तो इसका बी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तकनीक कौन सा नहीं है? किसके माध्यम से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो इसकी चर्चा ऑप्शन देख के हम बताएंगे कि विधायी नियंत्रण का तकनीक क्या नहीं है। यहाँ नहीं का जिक्र किया गया है। तो अधीनस्थ विधान समितियां इसमें है। सब विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेखा परीक्षण के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से पूछे जाते हैं, जबकि प्रदत्त विधि निर्माण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रदत्त विधि निर्माण के माध्यम इसमें नहीं आएंगे। तो निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो प्रदत्त विधि निर्माण इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। जो सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक आयोग था, उससे संबंधित क्या सही या क्या गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आयोग का गठन अगस्त 2005 में हुआ एवं कार्यकाल मई 2009 तक चला। बिल्कुल 2005 में बनता है, 2009 तक चलता है, यानी 4 साल काम करता है। आगे आयोग के अध्यक्ष प्रथम मोरारजी देसाई, तत्पश्चात हनुमंता राय बने। नहीं, प्रथम ARC के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे, लेकिन सेकेंड ARC के कौन थे? तो वीरप्पा मोइली थे। तो ऑप्शन बी गलत होगा, यहाँ मोरारजी देसाई की जगह वीरप्पा मोइली होना चाहिए। आयोग के कुल 15 प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपे, बिल्कुल सही है। वीरप्पा मोइली आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। आयोग ने कुल 5 प्रतिवेदन एवं 3 उप प्रतिवेदन सरकार को सौंपे, नहीं 15, यहाँ 5 की जगह 15 होगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा गलत होगा? तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 गलत होगा। इसमें सही पूछा है, सॉरी 2 और 5 गलत होगा, इसमें सही 1, 3 और 4 होगा। तो 1 और 3 4, 1 3 4 सही होगा, और इसमें 2 और 5 गलत होगा। 2 और 5 गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेखा परीक्षण का प्रकार है? किसके माध्यम से लेखा परीक्षण की जाती है? तो ये बात किया गया है। नियामक लेखा परीक्षण बिल्कुल है, औचित्य लेखा परीक्षण ये भी होगा, और निष्पादन लेखा परीक्षण भी होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि उपयुक्त में से सभी तीनों के आधार पर हम लेखा परीक्षण करते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस देश को ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता माना जाता है? ओम्बुड्समैन किसको बोलते हैं? जिसके माध्यम से लोकपाल और लोकायुक्त की बात की जाती है, ओम्बुड्समैन। तो सबसे पहले किस देश में आया था और किसके माध्यम से? तो ये जनरली स्कैंडिनेविया के देशों में आया था, जिसमें स्वीडन सबसे प्रमुख है। तो ऑप्शन डी में स्वीडन दिया है, जो कि ओम्बुड्समैन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, कि स्वीडन नॉर्वे वाले देश में आया था। तो स्वीडन इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। ठीक है, स्वीडन द्वारा ओम्बुड्समैन के प्रणेता स्वीडन को माना जाता है। अगला ऑप्शन, किस वर्ष भारत आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदार बना? अब यहाँ सीधा सा प्रश्न है कि भारत जो है
आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदार में उन्नयन हो गया? तो यहाँ उत्तर होगा 2012। 2012 में भारत और आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदार 2012 में भारत और आसियान के बीच होती है। अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा। अभी 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ? तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 2010 में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होता है, जिसका पहले ब्रिक था BRIC, लेकिन BRICS इसको कब बनाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया 2010 में। सबसे अंतिम देश 2010 में आता है और बाद में इसे ब्रिक्स कहा गया। पहले क्या था? BRIC प्लस जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है तो एस जुड़ जाता है और ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स कब बना? 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद। अब पूछ रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की अक्सर हम लोग बात, मानवाधिकार से संबंधित जहां भी बात होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल अक्सर सुना जाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। क्या एक आंतरिक संगठन है? बिल्कुल नहीं। भारतीय मानवाधिकार संगठन है? बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन सी होगा कि गैर एनजीओ है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो सरकार से संबंधित नहीं है, सरकार से बाहर है। इसे एनजीओ के रूप में जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित है। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित है 9। अब एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? तो यह पर्यावरण, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रियो डी जेनेरो से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। मानवाधिकार, आतंकवाद ये सब से संबंधित नहीं है। तो एजेंडा 21 क्या है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 111 को हमने पीछे देख चुका है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एनी बेसेंट इसको भी देख चुके हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो गए हैं। अब संविधान सभा के संबंधित सत्य कथन, इसको भी हमने पहले देख चुका है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं तो स्किप कर रहे हैं, इसको भी देख चुके हैं। अब देखिए क्या है, इसको भी देख चुके हैं। एक क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा, इसको भी देख चुके हैं। 6 इसको भी देख चुके हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे हमने पहले देख चुका है तो उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। लास्ट में हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जोड़ लिए गए हैं जिनका पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, फ्रैंक मेयर ने भी देख चुके हैं, लोक प्रशासन। चंपारण बारदोली भी देख चुके हैं, इंद्रजीत गुजराल भी देख चुके हैं, ये भी हो गया है। बहुत सारे प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। XY थ्योरी को भी देख चुके हैं। विसेंट डिगोनी नौकरशाही से भी हो गया है। चलिए, तो यहाँ हमारे लगभग क्वेश्चन समाप्त हुए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा लगभग MCR जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा है, MP सेट का परीक्षा, उसको हम लोग लगभग क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। कुछ प्रश्न ऐसे छूटे होंगे तो एक बार आप देख लीजिएगा। हमको तो इतना ही प्रश्न मिल पाया, वो भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति मिश्रा को देना चाहता हूँ, जिनके द्वारा ये प्रश्न पत्र मुझे भेजा गया। तो श्रुति मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने मुझे ये प्रश्न पत्र भेजा और आपके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं और लोगों को ये प्रश्न पत्र के माध्यम से इस प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे साथ मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी MP सेट के पेपर, जो कि 1 जून 2026 को हुआ था, 1 मार्च 2026 को हुआ था, उसको हल करने में मदद की। और साथ ही साथ ऐसे और भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के PYQ, नेट के PYQ, UGC नेट के PYQ और अलग अलग स्टेट के पात्रता परीक्षा के PYQ को कवर करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे नए PYQ क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपसे एक निवेदन या आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप जैसे और लोगों तक पहुंच पाए हम, और हमारा भी फैमिली बड़ा हो, जिसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़े, और कहीं ना कहीं गुरुदक्षिणा के रूप में आपके तरफ से हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।